चैप्टर नंबर 1, हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब सबसे पहले, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज हेरिटेज? क्या होता है हेरिटेज? सर ये आइडिया? सब पुरानी जगह। यस, पुरानी जगह। ठीक है, अब हेरिटेज का एक्चुअल मतलब क्या होता है? द थिंग विच इज गिफ्टेड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स टू अस। जो चीज हमारे पूर्वजों से हमको मिलती है वो है हेरिटेज। सिंपल एग्जांपल इज ताजमहल। ताजमहल क्या है? हेरिटेज है। ये 14th सेंचुरी में बना था और आज तक हम उसको विजिट करते हैं, हम घूमते हैं, हम देखते हैं। सर ठीक है, हाँ यस। सर आपका वॉइस कट कट के आ रहा है सर। सर प्रॉपर है, एकदम प्रॉपर है सर। ओके, तो तुम्हारे शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकता है, मेरा परफेक्ट है। अब हेरिटेज का मतलब होता है द गिफ्ट विच इज गिवन बाय आवर एंसेस्टर्स टू अस। जो हमारे पूर्वजों से हमको मिलता है वो हेरिटेज है। अब जैसे हो सकता है कि आप आज आपके दादाजी के मकान में रहते हो, ठीक है, तो वो भी लगभग 30-40 इयर्स ओल्ड होगा, तो वो भी हेरिटेज है। हो सकता है आपकी मम्मी के पास आपकी नानी की या आपकी दादी की ज्वेलरी हो, ठीक है, तो वो भी आपकी फैमिली के लिए हेरिटेज है। इसका मतलब ये कि जो चीज हमको हमारे एंसेस्टर से गिफ्ट मिलती है, पूर्वजों से मिलती है, उसको कहते हैं हेरिटेज। ठीक है, अब हेरिटेज जो होता है वो बिल्डिंग्स के फॉर्म में भी हो सकता है, रुपीस के फॉर्म में भी हो सकता है, गोल्ड के फॉर्म में भी हो सकता है। विच मीन्स इन शॉर्ट, जो भी चीज इवन हमारी जो नॉलेज है या हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी जो हमको हमारे पूर्वजों से मिलता है वो सब एक हेरिटेज का हिस्सा है। ठीक है, तो मतलब अ गिफ्ट विच इज गिवन बाय आवर एंसेस्टर्स टू अस इज कॉल्ड हेरिटेज। चलो, हेरिटेज का मतलब तो आप शायद समझ गए होंगे, लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया? व्हाट्सएप पे आपने बहुत ऐसे पोस्ट देखे होंगे, इंडिया का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंडिया? Independent nation declared in August. इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। ओके, तो ये जो भी आपने मैसेज पढ़ा है, व्हाट्सएप से पढ़ा हो या फेसबुक से पढ़ा हो, ठीक है, ये फॉरवर्डेड मैसेज है और ये 100% फेक मैसेज है। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई पूछता है, आज तो बोल दिया 70 लोगों के बीच में इंडिया का फुल फॉर्म, अगली बार बोलना मत कि इंडिया का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि इंडिया का कोई फुल फॉर्म ही नहीं। ठीक है, भले हम लोगों ने फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे बना दिया है, वो अलग बात है, बट रियल में देयर इज नो फुल फॉर्म ऑफ इंडिया। तो मुझे कोई बता सकता है कि अगर इंडिया का फुल फॉर्म ही नहीं है तो फिर इंडिया हमारी कंट्री का नाम कैसे पड़ा हो? वो किसी राजा का नाम था। बिल्कुल नहीं, कोई राजा का नाम इंडिया नहीं था। ब्रिटिश भारत करके जो राजा था उसका नाम जरूर था, लेकिन इंडिया का नाम इंडिया क्यों पड़ा? देयर इज नो फुल फॉर्म ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस के पहले भी इंडिया का नाम इंडिया ही था। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त, ओके, तो ये गलत है बिल्कुल। ये तुम्हारा फेसबुक वाला है फुल फॉर्म। एक्चुअली में देयर इज नो फुल फॉर्म ऑफ इंडिया। इंडिया का कोई फुल फॉर्म नहीं है। आपको पता है इंडिया का नाम क्यों पड़ा? Sir, Indus River. बिकॉज यस सर, रिवर्स रिवर से पड़ा, इंडस नहीं, रिवर से पड़ा, इंडस इंडस रिवर। रिवर। आपने वो पिक्चर देखी है मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन की, जो सुपर डुपर यस फ्लॉप थी? सर, यस सर, यस सर। वो इंडिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी। मतलब आपको शायद पता होगा कि सबसे पहले जो लोग सेटल होते थे वो कहाँ होते थे? नदी के किनारे होते थे। तो इंडिया में भी जो लोग आए वो सबसे पहले सेटल हुए ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। इंडस का दूसरा नाम सिंधु है। सिंधु, सिंधु का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, सिंधु जो है उसको इंडिया में सिंधु बोलते हैं,
लेकिन पाकिस्तान में उसका नाम इंडस होता है। तो हमारे जो बहुत आज बड़े इंडिया की 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन आज से 400, 500, 1000 साल पहले जब बहुत कम पॉपुलेशन थी, तो सबसे पहले हमारे देश में जो लोग आए थे रहने, वो सेटल हुए थे ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर इंडस। इंडस नदी के किनारे वो सेटल हुए, इसीलिए हमारे देश का नाम बना इंडिया। ठीक है, हमारी जो सिविलाइजेशन, और उस सिविलाइजेशन को बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें कुछ एग्जांपल्स मैं दूं, हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, लोथल, ये उस जमाने के हैं। ठीक है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, और ये हुई थी सेटल ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। इंडस नदी के किनारे ये हुआ था, इसीलिए हमारे देश का नाम बना इंडिया। ठीक है, तो कोई पूछे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर क्या होगा? इज देयर ए फुल फॉर्म? तो उसको पूरा इतिहास बता देना इंडिया का। ठीक है, इंडिया का कोई फुल फॉर्म नहीं है। इंडिया का नाम इंडिया इसीलिए पड़ा बिकॉज द फर्स्ट सिविलाइजेशन स्टार्टेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। और आज ये जो इंडस नदी है, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, अब पहले तो इंडिया पाकिस्तान एक ही थे, इंडिया बड़ा इंडिया था, ग्रेटर इंडिया था। तो उस टाइम पे ये सिविलाइजेशन इंडस नदी के किनारे थी, जो पाकिस्तान में है आज। लेकिन अब वो नदी पाकिस्तान में भी है, और आधी नदी इंडिया में भी है, आधी नदी चाइना में भी है। तो इंडिया में उस नदी को सिंधु बोलते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में उसको इंडस बोलते हैं। ओके, so that is, let us start with the chapter heritage of India. India is a land of ancient culture. India is a land of ancient culture. Okay, India is one of the oldest countries of the world. Okay, ancient Indian culture, scripture, विष्णु पुराण हमारा वेद है। अब वेद में एक मंत्र दिया हुआ है, उस मंत्र का मतलब भी हम समझेंगे। पहले इसका मंत्र का हम उच्चार करते हैं, जो संस्कृत में, आपको पता ही है कि हमारे जितने भी वेद पुराण है वो सब हमारी संस्कृत भाषा में है। ठीक है, तो विष्णु पुराण में एक चीज हमारे भारत के लिए या हमारे इंडिया के लिए मेंशन की गई है, दैट इज उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्च दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संसति। ठीक है, इसका मतलब उत्तरम का मतलब होता है नॉर्थ, दक्षिणम का मतलब होता है साउथ। ठीक है, हिमाद्रिश्च का मतलब है हिमालय माउंटेन। ठीक है, और यह समुद्रस्य का मतलब होता है ओशन। ठीक है, मतलब ये कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो नॉर्थ में हिमालय से सराउंडेड है, और साउथ में देयर इज ओशन। आपको पता ही होगा इंडिया के बारे में कि इंडिया इज अ पेनिनसुला। 9th में पढ़ के आए हो, इंडिया को पेनिनसुला क्यों बोला जाता है? क्या तीन साइड से वाटर से कवर है, Because it is covered with water. वाटर फ्रॉम 3 साइड। तो ये जो संस्कृत का एक श्लोक है वो हम रिपीट करते हैं, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्च दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संसति। इसका मतलब जो है, हमारा जो देश है वो नॉर्थ में हिमालय से सराउंडेड है, और साउथ में हमारे पास एक ओशन है। अब इस ओशन का नाम भी इंडियन ओशन है। अब आप बोलोगे कि हमारे देश के ऊपर नाम है, तो ये भी एक सही बात है। जो इंडस सिविलाइजेशन थी उसके बेस पे हमारी कंट्री बनी, ठीक है, इसका नाम है इंडिया, और हमारे देश के ऊपर से ये ओशन बना जिसका नाम है इंडियन ओशन। ठीक है, तो इट इज इंडियन ओशन ऑन द साउथ। और आपको पता ही है कि इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट में अरेबियन सी है, तो इसलिए इंडिया को पेनिनसुला बोला जाता है, सराउंडेड बाय ओशन फ्रॉम 3 साइड। साउथ में है इंडियन ओशन, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में है अरेबियन सी। It is said that new descendants are called Indians. New descendants are called Indians. ठीक है, सबसे पहले लोग इंडस नदी के किनारे के आए थे, ठीक है, और वो आज माइग्रेट होके इंडिया की तरफ आए, जिसको हम बोलते हैं इंडियंस। In the beginning of the auspicious ceremony, भारतवर्ष, भारत खंड
Jambudvip and Aryabhat etc. words are used while making the solution. ठीक है, मतलब हमारे जो विष्णु पुराण और हमारे जो इस पुराने ग्रंथ है उसमें हमारे देश मतलब भारत के अलग अलग नाम है। ठीक है, भारतवर्ष, किसी जमाने में हमारे इंडिया को भारतवर्ष बोला जाता था, भारत खंड बोला जाता था, जाम्बूद्वीप बोला जाता था और आर्यवर्ता बोला जाता था। आर्यवर्ता इसीलिए क्योंकि हमारे इंडियंस में, इंडिया में बहुत सारे आर्यंस जो सेटल हुए थे। आर्यंस मतलब जो आज के हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो सब आर्यंस से हम लोग डेवलप हुए। ठीक है, और इसीलिए इस देश में ज्यादातर हिंदू होने की वजह से इस देश का नाम हिंदुस्तान भी है, लेकिन पुराने जमाने में इस देश का नाम आर्यवर्ता हुआ करता था। आर्यंस एक ट्राइब थी, ट्राइब आदिवासी ट्राइब थी जो इंडिया में रहती थी और उसी के वजह से हम हमारे देश को किसी जमाने में आर्यवर्ता भी बोलते थे। ठीक है, भारतवर्ष बोलते थे, भारत खंड बोलते थे, जाम्बूद्वीप बोलते थे और आर्यवर्त और भी बहुत सारे वर्ड्स का यूज किया जाता था हमारे देश के लिए। अब कुदरत ने हमारे देश को फुर्सत से बनाया। क्यों मैंने ऐसा बोला हमारे देश को फुर्सत से बनाया? क्योंकि हमारे देश को अगर आप चारे बाजू से देखो तो इट इज सराउंडेड बाय नेचुरल ब्यूटी फ्रॉम ऑल द फोर साइड। ठीक है, हमारे चारे बाजू में नेचुरल हेरिटेज है, कुदरत ने हमको हर चीज दी। अगर आप नॉर्थ में देखो तो कश्मीर से शुरू करते हैं हम, जम्मू एंड कश्मीर, उसके नीचे उत्तराखंड, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, ठीक है, फिर वहां से लेके सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश तक आपको हिमालय मिलेगा। मतलब नॉर्थ से लेके ईस्ट तक इंडिया इज सराउंडेड बाय हिमालय। फिर जब हम नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां पे आपको कुछ स्टेट्स मिलेंगे लाइक मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ये वो स्टेट्स है जहां पे 70% ऑफ द स्टेट इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। मतलब नॉर्थ में आपको पहाड़ मिल जाएंगे, ईस्ट में जाओगे तो आपको जंगल मिल जाएंगे, और जब आप साउथ में आते हो तो आपको पता ही है, बंगाल से लेके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, और फिर केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात तक समुद्र है। ठीक है, इंडिया इज सराउंडेड बाय ओशन फ्रॉम थ्री साइड। अगर हम गुजरात से गिने तो गुजरात, उसके नीचे आता है महाराष्ट्र, उसके नीचे आता है गोवा, गोवा के नीचे आता है कर्नाटका, कर्नाटका के नीचे आता है केरला। ठीक है, तो ये चारों स्टेट्स अरेबियन सी से सराउंडेड है। उसके बाद अगर हम देखें तो केरला और तमिलनाडु, उसके नीचे इंडियन ओशन आता है। तमिलनाडु के राइट साइड पे आता है बे ऑफ बंगाल। तमिलनाडु के ऊपर आता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, इधर भी उसके ऊपर आता है उड़ीसा और उसके ऊपर आता है बंगाल, वेस्ट बंगाल। मतलब अगर आप देखो तो नॉर्थ में पहाड़ है, ईस्ट में घने जंगल है, साउथ में आपको मिल जाएंगे, साउथ में और वेस्ट में आपको मिल जाएंगे समुद्र। ईस्ट में भी, साउथ में भी और वेस्ट में भी समुद्र मिल जाएंगे, ओशन मिल जाएगा। और जब आप गुजरात और राजस्थान के वेस्ट में आते हो तो आपको डेजर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास, हमको नेचर ने चारे बाजू से कवर किया हुआ है। एक बाजू हमारे पास मिट्टी है, दूसरी बाजू हमारे पास पहाड़ है, तीसरी बाजू घने जंगल है और चौथी बाजू हमारे पास पानी है। तो देखो, एक ऐसा देश जिसको चारों तरफ से दुश्मन से प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, कोई देश के लोग इंडिया में डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि एक बाजू हमको समुद्र बचा लेता है, दूसरी बाजू हमको डेजर्ट बचा लेता है, तीसरी बाजू हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ बचा लेते हैं और चौथी बाजू हमको बचा लेते हैं घने जंगल। ठीक है, तो इंडिया को देखने जाए तो आजू बाजू में बॉर्डर्स बहुत कम देश की है। ठीक है, जो है वो हमारे नाक में दम करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, जिसमें से पाकिस्तान और चाइना में हमेशा टेंशन रहता है। ठीक है, अदरवाइज अगर सोचो और भी इंडिया के चारों बाजू अलग अलग कंट्रीज होती तो ये टेंशन कितना बढ़ता। तो कुदरत ने हमको चारों बाजू से कवर किया हुआ है। ठीक है, we are surrounded by nature from four sides. इसीलिए कहा गया कि our country is gifted with natural boundary in Himalaya, in the north and sea, in the east, west and south. From all over the world, different countries mesmerized by the Indian. Mesmerized का मतलब होता है attracted.
दुनिया भर के लोग इंडिया से आकर्षित हुए। क्यों आकर्षित हुए? क्योंकि सोचो एक ऐसा देश जिसमें हिमालय जैसे पहाड़ है, समुद्र है, घने जंगल है, डेजर्ट है, तो दुनिया भर के लोग अट्रैक्ट होते हैं। हम भी तो कितना अट्रैक्ट होते हैं। हमको जब लगता है कि चलो अब थोड़ा नेचर को एंजॉय करना है, तो हम चले जाते हैं शिमला, मनाली, कश्मीर, ठीक है। कई बार हम गोवा चले जाते हैं, कई बार जैसलमेर चले जाते हैं। ओके, तो ये गुजरात के लोग हैं हम, इसीलिए हम लोग या तो नॉर्थ में जाते हैं, या तो साउथ में जाते हैं, या तो ईस्ट में जाते हैं, वेस्ट में जाते हैं। सॉरी, ईस्ट में हम बहुत कम जाते हैं क्योंकि ईस्ट हमसे बहुत दूर है। ओके, तो इन दैट केस हमारे जो हम जब भी अपने शेड्यूल से बड़े फ्री होते हैं तो हम नेचर की तरफ दौड़ते हैं, और इंडिया को चारों बाजू से नेचर से गिफ्ट मिला है। और यही चीज को देख के दुनिया भर के लोग इंडिया में अट्रैक्ट होते हैं कि इंडिया एक ब्यूटीफुल कंट्री है जहाँ पे इतनी सारी नेचुरल गिफ्ट है। तो वही देख के वो इंडिया की तरफ आए। आज जो हम देखते हैं, ब्रिटिशर्स आए, पोर्चुगीज आए, डच आए, हॉलैंड वाले आए, उसके पहले भी ट्राइब्स आए। तो ये सब ट्राइब्स ने इंडिया की हेरिटेज को भी देखा। जब उन्होंने देखा कि इंडिया एक इतनी ब्यूटीफुल कंट्री है, तो वो रुके नहीं और इंडिया की तरफ आए। यहाँ पे आए, दे केम टू ट्रेड, बिजनेस किया, फिर सेटल हुए एंड मिंगल्ड। मिंगल्ड का मतलब ये कि मिक्स हो गए हमारे कल्चर से, ठीक है। उनको लगा कि हमारा कल्चर इतना बढ़िया है, जहाँ पे मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, नेचर को भगवान मानने वाला कल्चर है हमारा। जो कल्चर, मतलब मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये एक ऐसा कल्चर है जो नेचर को भगवान मानता है, आप शायद एक ऐसा धर्म देखोगे जो नेचर को भगवान मानता है। हम पेड़ों की पूजा करते हैं, ठीक है, तुलसी की पूजा करते हैं, नीम की पूजा करते हैं, गन्ने की पूजा करते हैं। हम जानवरों की पूजा करते हैं, गाय को माता बोलते हैं। हम नदियों की पूजा करते हैं, रिवर्स, ठीक है, गंगा माता, नर्मदा माता, ठीक है। मतलब एक ऐसा देश जो नेचर को ही भगवान मानता है, वही एक फिलॉसफी विदेशियों को, मतलब कि फॉरेनर्स को काफी अच्छी लगी और इंडिया में आए और इंडिया से मिंगल हो गए, मिक्स हो गए। Due to mutual exchange, many changes have been seen in our culture. ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज, अब हमारा कल्चर भी बदला है जब से ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और जो ये हुआ है, हम फॉरेन लोगों के साथ कांटेक्ट में आए हैं, तो हमारे कल्चर में काफी चेंज भी हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम आज भी वही धोती और साड़ी पहन के घूमते हैं, वही चोटी पहन के चोटी लगाते हैं, नहीं। अब काफी लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं, ठीक है, जीन्स पहनते हैं, मॉडर्न हो गए, मॉडर्न लाइफस्टाइल जीते हैं। ओके, तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि हम इन्फ्लुएंस हुए फॉरेन कल्चर से। जैसे वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हुए, हम भी अट्रैक्ट हुए। हमको भी अच्छा लगता है अमेरिकन की लाइफस्टाइल, कैनेडियन की लाइफस्टाइल, यूरोपियन की लाइफस्टाइल, तो हमने उनकी बातों को भी एक्सेप्ट किया। जो उनको अच्छा लगा, उन्होंने हमारी चीजों को भी एक्सेप्ट किया। इस तरह से म्यूचुअल एक्सचेंजेस have been seen in our culture. In this way, our heritage is transferred from generation to generation and it is continuously progressing. हमारा हेरिटेज ट्रांसफर होते जा रहा है, पूर्वजों से दूसरे पूर्वजों तक पहुंचते जा रहा है। हम अब जैसे हमारे दादाजी से पापा को मिला, पापा से हमको मिला, हमसे हमारी आने वाली जनरेशन को मिला, और ये चलता रहेगा। और जब ये आगे बढ़ेगा, काफी प्रोग्रेसिंग होगा। इट इज कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिंग, लगातार तरक्की हो रही है। आप खुद देख रहे हो किस तरह से लगातार प्रोग्रेसिंग हो रहा है। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन प्रोग्रेस चलते जा रहा है, मतलब कि हेरिटेज बदलते जा रहा है, चेंजेस होते जा रहे हैं। ठीक है, इट इज सीन दैट मेनी चेंजेस आर अकरिंग और ये चेंज जरूरी भी है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, अगर किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया लोकेशन एंड एरिया, अब ये तो आप लोग 9th में पढ़ के आए हो और मैंने भी आपको ऊपर ऊपर से तो समझा ही दिया है। एक बाजू समुद्र, सॉरी 3 बाजू समुद्र, डेजर्ट, पहाड़ और जंगल। ठीक है, तो इंडिया का लोकेशन के बारे में तो आप जानते ही हो, एरिया के बारे में भी जानते हो। ठीक है, हमारा जो रैंक है वो 7th रैंक आता है। ठीक है, वर्ल्ड में टॉप 10 देश में इंडिया 7th रैंक पे आता है इन टर्म्स ऑफ एरिया। और पॉपुलेशन में तो आपको पता ही है हम कौन से रैंक पे आते हैं पॉपुलेशन में, सेकंड। नंबर 1 में कौन है? चाइना। China. China. जिस स्पीड से हम लोग बढ़ रहे हैं, हम लोग चाइना को बहुत जल्द ओवरटेक करने वाले हैं। ठीक है,
जिस स्पीड से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, रोबोटिक चाइना वर्ल्ड बैंक तो बोलता है 2045, लेकिन मेरे को लगता है 2030, ठीक है, we will see what will happen. Now rich and varied heritage. Rich and varied का मतलब होता है वैरायटी। हमारा जो हेरिटेज है वो पता है कैसा है, फुल ऑफ वैरायटी, ठीक है, फुल ऑफ वैरायटी। अब वैरायटी इसीलिए क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हेरिटेज है वो बहुत ब्रॉड माइंडेड है। ब्रॉड माइंडेड मतलब ऐसा नहीं नैरो माइंडेड नहीं है, वो सारी चीजों को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जो भी चीज अच्छी लगती है वी विल एक्सेप्ट इट। ओके, तो लेट अस सी दिस टॉपिक, रिच एंड वेरिड हेरिटेज। Our motherland has bestowed का मतलब होता है गिफ्टेड, rich and varied heritage to us so as to the world, ठीक है। हमारे देश ने इतना बढ़िया हेरिटेज दुनिया भर को दिया है। आज जैसे योगा की बात करो, योगा तो योगा इंडिया का है लेकिन दुनिया करती है, दुनिया के लोग इंडिया में आते हैं योग करने के लिए, ठीक है। तो हमने योग और हमने बहुत सारी चीजें, ताजमहल, लाल किला, ये सब जो चीजें हैं दुनिया भर के लोग इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होते और देखने आते हैं। इसलिए कहा जाता है इंडिया इज गिफ्टेड बाय रिच एंड वेरिड हेरिटेज। इंडियन कल्चर हैव बीन ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लविंग। ट्रेड ओरिएंटेड मतलब बिजनेस एंड पीस लविंग। हमारे कल्चर के अंदर सत्य, चित एंड आनंद, इसके बारे में रियलाइजेशन किया गया। सत्य का मतलब ट्रूथ, चित का मतलब वर्क एंड आनंद का मतलब प्लेजर, ठीक है। मतलब कि सत्य बोलो, वर्क करो एंड प्लेजर, ये तीनों चीज के बारे में पढ़ा गया। मतलब इंसान को काम भी करना चाहिए, ट्रूथ का सहारा लेना चाहिए और लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए। ये हमारे कल्चर के मेन तीन पार्ट है, सत्य, चित, आनंद। Besides, the Indian culture prospers with mutual exchange of different countries of the culture of the country which came to India and settled here. वो ये कि हमारा कल्चर इतना ब्रॉड माइंडेड है कि हमने बहुत सारे कल्चर से बहुत कुछ सीखा। लोगों ने हमसे तो सीखा ही, लेकिन हम भी पीछे नहीं है सीखने के लिए। हमने बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट किया और जो लोग इंडिया में आए उन्होंने इंडिया को सिखाया और हम सीखते चले गए। आज अगर आप इंडिया का एग्जाम्पल लो, आप सोचो कि इंडिया के अंदर कितनी सारी चीजें फॉरेन की है, ठीक है। आप जो फूड खाते हो वो फूड में आप लोग चाइनीज खाते हो, मुगलाई खाते हो, ठीक है, और क्या खाते हो, इटालियन खाते हो, फिर क्या खाते हो, मैक्सिकन खाते हो, ठीक है। तो आपको ये चीज अच्छी लगी, ये जो चीज अच्छी लगी हमने क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली। आपके कपड़े देखो, आपके पूर्वज या आपके परदादा ऐसे कपड़े नहीं पहनते। आपके दादा या परदादा धोती जब्बा पहनते थे, आपकी दादी या परदादी साड़ी पहनती, लेकिन आप मॉडर्न लड़के लड़कियां हो, ठीक है, मुझे नहीं लगता आप लोग धोती जब्बा पहनते होगे या लड़कियां साड़ी पहनती होगी, वो किस तरह हम पहनते हैं। विच मीन्स हमने अच्छी चीजों को एक्सेप्ट किया, ठीक है। हमको लगा कि कपड़े फॉरेन वालों के अच्छे हैं तो हमने उनको एक्सेप्ट किया, उनकी सोच भी हमने एक्सेप्ट की, उनकी फूड हैबिट्स एक्सेप्ट की, ठीक है। जो चीज हमको अच्छी लगी हमने एक्सेप्ट की और जो चीज उनको हमारी अच्छी लगी उन्होंने भी एक्सेप्ट की। They have accepted the values of non-violence and peace. इंडिया ने दुनिया को नॉन वायलेंस का पाठ सिखाया। आप सब जानते हो गांधी जी, ठीक है, फादर ऑफ नेशन। तो नॉन वायलेंस की बात इंडिया ने सिखाई, पीस, ठीक है। दुनिया जब तक इंडिया आजाद नहीं हुआ था दुनिया लड़ता था। आपने देखा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या रिजल्ट आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या रिजल्ट आया, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया ने दुनिया को पीस का पाठ बताया, ठीक है। नॉन अलाइंड ग्रुप ऑफ नेशन हमने किया थर्ड ग्रुप, ठीक है। तो इंडिया की ये बात को दुनिया एक्सेप्ट करती है कि कोई भी प्रॉब्लम को नॉन वायलेंट तरीके से और पीस तरीके से सेटल करना चाहिए। People right from the beginning of Indus Valley civilization till today have made our country rich and wealthy with their intellectuality. दुनिया भर के लोगों ने हमारे मतलब इंडिया के जो पुराने लोग थे, इंडिया से इंडियन वैली सिविलाइजेशन से लेकर आज तक सबने इंडिया को प्राउड फील किया है, ठीक है। हमारी कंट्री को रिच बनाया है, वेल्दी बनाया विद इंटेलेक्चुअलिटी। इंटेलेक्चुअलिटी का मतलब इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब नॉलेज, एबिलिटी, टैलेंट एंड स्किल। इनन्यूमरेबल स्कॉलर्स, बहुत सारे स्कॉलर्स आए, थिंकर्स आए, आर्टिस्ट आए, आर्टिशियंस आए, सेजिस मतलब के ऋषि हो, सेंट,
साइंटिस्ट, हिस्टोरियन, सब ने अपना नाम कमाया और इंडिया को वर्ल्ड फेमस किया। ठीक है। कल्चर, अब कल्चर क्या होता है, कल्चर का डेफिनेशन आ रहा है, सब लोग अंडरलाइन कर लेना, लास्ट लाइन है कल्चर की। ठीक है। व्हाट इज कल्चर? कल्चर का मतलब है, कल्चर इज सम टोटल ऑफ हैबिट्स, ट्रेडिशन एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन। ठीक है। कल्चर इज सम ऑफ, सम मतलब एडिशन ऑफ, हैबिट्स, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन। ठीक है। हैबिट्स, वैल्यू, कस्टम मतलब के रीति रिवाज, ट्रेडिशन मतलब परंपरा, एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ मैन। पता है इंसान और जानवर में क्या फर्क है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स? हम भी एनिमल्स ही हैं, इंटेलिजेंस। हम भी एनिमल्स हैं, They वो भी cannot एनिमल्स। speak. behavior, sir. द मेन डिफरेंस इज कल्चर। हम लोग कल्चर वाले हैं, हमको बताया गया है कि भाई आप सबसे पोलाइटली बात करो, इनको रिस्पेक्ट करो, ये भगवान है, ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये सब हमको बताया गया है, जानवरों को नहीं बताया है। ठीक है। यही डिफरेंस, आप हम भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, हम कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। ठीक है। इस वर्ल्ड में अगर आप देखो तो एक बार जो प्लांट है, एनिमल्स है। ठीक है। हम भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हम दूसरे एनिमल से अलग इसीलिए बिकॉज वी आर हैविंग अ कल्चर। तो कल्चर का मतलब होता है कि टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन। वही चीज जो है वो इंसान को जानवर से अलग करती है। तो ये लाइन को सब लोग इंपॉर्टेंट कर देना। डेफिनेशन है व्हाट इज कल्चर। तो कल्चर इज एडिशन ऑफ हैबिट्स, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ अ ह्यूमन। ठीक है। अब इंडिया में कितने तरह के कल्चर के लोग रहते हैं, आपने देखा होगा, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है। रीजॉइन नहीं होना है, रीजॉइन नहीं होना है। ठीक है। तो अलग अलग लोगों की हैबिट्स है। अब मुस्लिम्स की हैबिट होती है कि वो सुबह उठ के नमाज पढ़ते हैं 4 बजे 5 बजे। हिंदू में ये हैबिट नहीं होती है। ठीक है। मुस्लिम में होता है कि वो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, हिंदू में नहीं होती है। क्रिश्चियन में आपने वो पीके पिक्चर तो देखी है। अब पीछे अगर आपने पीके पिक्चर देखी है तो आप समझ चुके होंगे कि सबके कल्चर अलग अलग है। ठीक है। हिंदू का धर्म अलग है, मुस्लिम का अलग है, सिख का अलग है, क्रिश्चियन का अलग है। ठीक है। जब हिंदू में वो पीके पिक्चर में हमने क्या देखा है, जब हिंदू में किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, और क्रिश्चियन में क्या होता है, शादी के टाइम में व्हाइट कपड़े पहनते हैं। जब उनमें किसी की डेथ होती है तो वो काले कपड़े पहनते हैं। और मुस्लिम में जो मैरिड वाइफ होती है वो बुर्का पहनती है काले रंग का। मतलब ये कि भाई उनकी हैबिट्स है, ठीक है, उनकी वैल्यूज है। हम लोग हिंदू के जो लोग होते हैं वो एनिमल्स की पूजा करते हैं, एनिमल्स को मारना या खाना पाप समझते हैं। ठीक है। लेकिन वो क्रिश्चियन में ऐसा नहीं है, सिख में भी ऐसा नहीं है, मुस्लिम में भी ऐसा नहीं है। तो वो उनका वैल्यू है, उनका कस्टम है। अल्टीमेटली कल्चर जो है वो एक जानवर को एक इंसान बनाने में मदद करता है। भले ये छोटे बहुत हैबिट्स और वैल्यूज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मकसद सबका सेम ही है कि एक परफेक्ट इंसान बनाना, परफेक्ट ह्यूमन बनाना। चाहे हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, पारसी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सबकी अपनी अपनी हैबिट्स है, वैल्यूज है, कस्टम्स है, जो एक इंसान को इंसान बनाता है, जानवर से इंसान बनाता है। ठीक है। एक बार इन दोनों का डाउट है तो रिजॉइन होना।